हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10। पाठ 10 क्या है? गति एवं दूरियों का मापन। हम कैसे दूरियों का मापन कर सकते हैं। अनेक प्रकार के माध्यम हैं जिससे हम दूरी अपनी तय कर सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज, अगर संभवतः हो। कई लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश किसके थ्रू माध्यम से जाते हैं? हवाई जहाज के। और कई जगह पे हमें समुद्र आदि बीच में आते हैं, तो हमें कैसे दूरी तय कर सकते हैं? हम समुद्री जहाज के द्वारा दूरियां तय कर सकते हैं। अगर एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो हम रेलगाड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अनेक माध्यम हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे आज। पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। सब बच्चे गर्मी की छुट्टियों में इधर उधर घूमने जाते हैं, तो वही सब चर्चा कर रहे थे सभी बच्चे। एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। ठीक है। एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की थी। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। ऐसे ही सब बच्चे बता रहे थे कैसे कैसे उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपना समय व्यतीत करा। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहिए वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। ये हम भी जानना चाहते हैं, प्राचीन काल में कैसे करते थे। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी इत्यादि ऐसे करते थे। बहुत ही कम लोग थे जो वायु या समुद्री जहाज़ों द्वारा यात्रा करते थे। पर हाल ही के समय में हम कैसे यात्रा करते हैं? अपने वाहन से भी कर सकते हैं, अपनी कार इत्यादि आजकल बहुत हो गए हैं ऐसी तरह के वाहन, बस। तो हम और पढ़ेंगे क्या बता रहा है ये पाठ हमें। 10.1 है, यातायात की कहानी क्या थी। पहले प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। ठीक है। पहले की नावें कैसी होती थी? लकड़ी की बनी होती थी। और उसके बाद इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आसपास से जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखी आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। ऐसा हमने पढ़ा था ना 8 और 9 पाठ में। उन्हें याद करें कि उनके शरीर पर धारा क्यों होती हैं। ठीक है। उसमें बताया गया था किस लिए होती है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के
डिज़ाइन में सुधार किए गए हैं। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन को नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा माल गाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का भी आविष्कार हुआ। ठीक है, अब ये देखो चित्र 10.1 में क्या दिखाया गया है। बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, बस, नाव और साइकिल परिवहन के कुछ साधन। कुछ इसी तरह के साधन पहले उपलब्ध हुआ करते थे। पहले के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ठीक है, इसका निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार आई, ट्रक तथा बस जैसे सब चालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराधवनिक, सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। ये सब उनके बाद में आए। जैसे आपने चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं, इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन भी है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? ऐसा है कोई? बैलगाड़ी बहुत कम उपयोग में आती है, ऐसा है उसमें से। रेलगाड़ी, नाव तो सब भी अभी भी उपयोग में आते हैं। अब देखो आगे 10.2, यह डेस्क कितना चौड़ा है, ठीक है, इसका पता लगाते हैं। क्या बताना चाह रहे हैं हमें? लोग ये कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं? आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? अब आपको कुछ खरीदना होता है, तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, अथवा कोई अंतरिक्षयान लेना होगा। ठीक है, ये सब माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूरी तय करने के लिए। पर हमें ये भी तो जानना आवश्यक है कि क्या कहते हैं, हम इतनी दूरी किस माध्यम से तय करें। ठीक है, कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहेली तथा बूझों एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। ये देखिए, अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापन का निश्चय करा। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया था। डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। ये देखो चित्र 10.2 में दिखाया है। गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई का मापन उन्होंने आधा आधा कर लिया कि लड़ाई ही ना हो। ठीक है, यहाँ चित्र 10.2 में देखिए,
उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डैश की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है। ऐसा लगता है कि डैश की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डैश के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रश्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में 1 डंडे और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूजो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डैश की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। जैसे चित्र आपको 10.3 में दिखाया है। क्या दिखा रहे हैं? गिल्ली डंडे के किसी भिन्न सेट से डेस्क की लंबाई का क्या कर रहे हैं? वो मापन कर रहे हैं। आगे चलिए पढ़ेंगे हम आगे। हेलो, जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग 2 डंडों तथा 1 गिल्ली की लंबाइयों के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यह तो 1 गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूजो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए विकेट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या उनको सुझाव देंगे आप? वह एक कार्य कर सकते हैं। एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं, जैसा आपको चित्र 10.4 में दिखाया है। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं? वह डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा या 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। अब संभवतः पहेली तथा बूजो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। ठीक है, वह आसानी से इसे माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने के उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूजो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे, तथा वे स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास किया करते थे। ये देखो डोरी से माप रहे हैं। 10.4 चित्र जो है डोरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का क्या हो रहा है? मापन। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ाई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। ठीक है, किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा अपने क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है।
ये कमरा कितना लंबा है, ये डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है। ठीक है, ये इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। सभी में हमें क्या जानने की आवश्यकता है कि ये कितना दूर है ना। वो चाहे आप किसी भी मेजरमेंट से मापें, बट हमें क्या चाहिए, पता होना चाहिए कि दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है। ठीक है, अब दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह आसपास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप से क्या करना आवश्यक होता है। ठीक है, क्या करना आवश्यक होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। 10.3 है कुछ मापन। क्या है कुछ मापन? क्रियाकलाप 1 है, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभवता है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गए हैं तथा ये भाग आपके पैर की लंबाई से छोटे हैं। पहले ही की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए। देखो, आपने एक सारणी बनानी है। 10.1 कक्षा की लंबाई और चौड़ाई को आपने मापना है। विद्यार्थी के नाम लिखिए, कक्षा के कमरे की लंबाई, कक्षा के कमरे की चौड़ाई लिखनी है। प्रत्येक विद्यार्थी के पैर का माप अलग अलग होगा तो अलग अलग लंबाई चौड़ाई आएगी। ठीक है, और उसे इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, क्रियाकलाप 2 है जो क्या है, समूह में कार्य कीजिए। आपको क्या करना है, समूह में। आप में प्रत्येक अपने बलिशत को मानक मात्र मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। जैसे 10.5 में आपको दिखाया गया है, मेज की चौड़ाई को बलिशत से मापना अपने हाथ से। मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बलिशत के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। आपने प्रेक्षण को सारणी 10.2 में लिखिए। ठीक है, एक सारणी और बनानी है, उसमें आपको लिखना है। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चय राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम के 2 भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। ये देखिए, आपने सारणी कैसे बनानी है। 10.2 मेज की चौड़ाई को मापना है। मेज की चौड़ाई कैसे किसने मापी, बलिशतों की संख्या। आप सबने उनके नाम लिखने और उनके कितने कितने, सबका हाथों का भी माप अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग संख्या आएगी। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिससे मापन के लिए चुना गया है। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए। क्या प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं? सभी के बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बलिशतों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? नहीं, ये भी अलग अलग आएंगी सभी की। शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बलिशत लंबाई में आपके मित्र की बलिशतों से भिन्न हो सकती हैं। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों
में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसीलिए जब आप अपने बलिष्ठों या पैरों की लंबाई को मात्र की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे ये नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बलिष्ठ अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो। ठीक है, सभी के लिए समान हो। मापन के मानक मात्रक, ठीक है, क्या क्या मात्रा है? प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। अब ये क्या है आगे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से परिमाणित होता है। कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्र के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्र के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोड़ी तक मापते थे। रोमावासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्र के रूप में करते हुए देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापाओं में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपने ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। लंबी दूरियों के मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्र नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाई को SI मात्रकों में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक होगा। कि आपको दूरी मापने के लिए एक स्थान की तो किलोमीटर चाहिए, और कपड़ा किस में मापा जा सकता है? मीटर में।
और हमें कुछ ड्राइंग करनी है तो वो हम सेंटीमीटर्स में भी माप सकते हैं, है ना। अब देखो आगे क्या है, 10.5 लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापन युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़ा के व्यापारी मीटर छड़ काम में लेते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। ये देखो चित्र 10.6 था, उसमें क्या था, मीटर पैमाना तथा 15 सेंटीमीटर पैमाना। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम। छोटी लंबाई जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामिति बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र ए और बी में दिखाया गया है। चित्र 10.7 मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिशा पैमाने रखने की, ए सही तथा बी गलत। ठीक है, इसमें आपको तरीका भी बताया गया है। आप देखो आगे क्या है, लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। 1. चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। 2 में क्या कह रहा है, कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सके। ये चित्र जैसा आपको 10.8 में दिखाया है। ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको चित्र 10.8 भी काम में ला सकते हैं। तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है। अतः वस्तु की लंबाई कितनी होगी, 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो कितनी रह जाएगी, 13.3 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्या है, इसमें फिर चित्र जो आपका 10.8 है उसमें भी 2 फोटो बनी हुई है। कैसे माप रहे हैं, टूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की। ठीक है, ए क्या है, सही, बी क्या है, फिर से गलत विधि। तीसरा क्या है, हमारे माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चित्र 10.9 में दर्शाए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी चाहिए उसके ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए, बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थितियाँ ए तथा सी से पाठ्यांक भिन्न हो सकता है। ठीक है, पैमाने चित्र जो 10.9 है, पैमाने के उचित पाठ्यांक के लिए आँख की स्थिति, हमारी आँख की कैसी स्थिति होनी चाहिए ये इसमें दिखा रहे हैं। 3 मित्र खड़े हैं, ए, बी और सी। जो बी वाला है उसकी बिल्कुल सही स्थिति है देखने की। क्रियाकलाप 3 पढ़ते हैं। आपके सहपाठी की ऊंचाई पहले बलिशतों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके मापिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सारणी तैयार करनी है। 10.3 ऊंचाई का मापन। ठीक है, ऊंचाई किससे मापी, ऊंचाई बलिशत में, ऊंचाई सेंटीमीटर में। ये आपको इसके अंदर 3 कॉलम बताने हैं कि आपने किससे मापी और कैसे। अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए।
उसके सिर से ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार तक बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने बलिष्ठ से और फिर मीटर पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापन के लिए कहिए, जैसा कि सभी प्रेक्षण सारणी 10.3 में लिखनी है आपको। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिमाणों का ध्यान से अध्ययन कीजिए। ठीक है। कॉलम बी में परिमाण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बलिष्ठों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब कॉलम 3 में के परिमाणों को देखिए जिनमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा लिए गए हैं। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या यह एक दूसरे के ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? भिन्न भिन्न बलिष्ठों का उपयोग तो कर नहीं रहे। यह अंतर परीक्षण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अब देखो 10.6 में क्या है? किसी वक्ररेखा की लंबाई मापना। हम किसी वक्ररेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्ररेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए क्रियाकलाप 4 है। वक्ररेखा ए बी चित्र 10.10 की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। अब धागे को अपनी उंगलियों तथा अंगूठे द्वारा तना हुआ रख कर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थमाएं। अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्ररेखा के अनुदिशा फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्ररेखा के बिंदु बी तक पहुंचाइए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहाँ एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाइए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिए। यह माप वक्ररेखा ए बी की लंबाई होगा, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया। चित्र 10.10 धागे की सहायता से किसी वक्ररेखा की लंबाई को मापना। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियां तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिमाणों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मात्रकाओं की आवश्यकता होती है। अब देखो 10.7 में क्या कह रहा है? हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। ठीक है। क्रियाकलाप 5 उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो आपने हाल ही में देखी हैं। इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाइए। आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। अब देखो सारणी बनानी है। विराम और गतिशील वस्तुएं। विराम में वस्तु लिखनी है घर, मेज, घड़ी, स्कूल डेस्क, स्कूल बैग। ठीक है। गतिशील वस्तुएं क्या होंगी? एक उड़ती चिड़िया, घड़ी में सेकंड की सुई, और क्या हो सकता है? चलती हुई बस, इस तरह इत्यादि आपके निजी जीवन में देखे गए उदाहरण हैं। ठीक है। आगे देखिए। इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गायें, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हो बनाइए।
इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है? आपने यह कैसे सुनिश्चित किया है कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है? आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। इसी आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। ठीक है, जो आपने एक जगह देखी थी वस्तु, अगर वो वहीं है तो वो विराम में है, अगर वो इधर उधर है तो वो गति में है। आइए अब किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। चींटी तो सारा दिन चलती रहती है ना। क्रियाकलाप जो 6 हैं, कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हों। इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियाँ चीनी की ओर आकर्षित होंगी तथा आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो, पेंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र 10.11 में दिखाया गया है। जैसे जैसे यह देखो चित्र 10.11 में दिखाया किसी चींटी की गति, जैसे जैसे यह कागज पर रेंगती जाए आप इसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाइए। कुछ समय के पश्चात कागज की शीट को इधर उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चींटियां हटा दीजिए। उन विभिन्न बिंदुओं जिन्हें आपने कागज पर अंकित किया था को तीर द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है। गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार से परिवर्तन जैसे दिखाई देती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाकलाप 5 में वस्तुओं के समूह बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रही हैं? नहीं। क्या आप इनके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे की पंखुड़ियाँ अथवा घड़ी की सुइयाँ कैसे गति करती हैं? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं जिनसे हमें इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलेगी। देखो 10.8 गति के क्या क्या प्रकार हैं। आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का प्रेक्षण किया होगा, जैसा कि आपको चित्र 10.12 में दिखाया गया था। यह किस प्रकार की गति है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिशा दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोचते हैं? देखो ए में देखो सीधी सड़क पर गति दिखा रहे हैं, बी में मार्च हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? चित्र 10.12 सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण। इन सभी उदाहरणों में हम यह देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिशा गति कर रही हैं। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सभी एक समान है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। सभी एक ही स्पीड में चल रहे हैं। अब देखो आगे क्या है। क्रियाकलाप 7। एक आपको पत्थर लेना है, इससे एक धागा बांधिए तथा आपने हाथ से इसे तेजी से घुमाए। पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिशा गति कर रहा है। अब ये देखो चित्र जैसा 10.13 में ए बी सी में आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। ये क्या है? वर्तुल गति करती कुछ वस्तुएं। इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों
पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है, जैसा कि आपने चित्र 10.13 में देखा। बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां ध्रुवन करती हैं तथा ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें तो ध्रुवन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र के इस चिन्ह की दूरी समान रहेगी। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। अब देखो, एक बूझो जानना चाहती है, बूझो यह निश्चित नहीं कर पा रही है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम ये क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बूझो को यह समझाने में सहायता कर सकते हैं? यदि रखिए पत्थर की डोरी से बंधा हुआ हो तो याद रखिए पत्थर किससे बंधा होना चाहिए? डोरी से। ठीक है, क्या समझा सकते हैं? उसकी गति तो तेज होगी पर वो हमारे ही निरंतर में ना, जितना तेज घुमाएंगे वो उतनी ही दूर हमें दिखाई पड़ेगा, हमारे हाथ के एकदम सीधा ही दिखाई पड़ेगा वो हमको। ठीक है, इस प्रकार की गति को अपकृत गति कहते हैं। डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को अपने हाथ में थमाइए तथा पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए। यह एक लोलक है। दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचिए और फिर स्वतंत्र गति करने के लिए छोड़ दीजिए। लोलक की यह गति अवगत गति का एक उदाहरण है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते ये बच्चों की गति, सितार की डोरियों की गति, बजाते समय ढोलों अथवा तबलों की झिल्ली की गति, ये सभी अवगत गति के उदाहरण हैं जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं, जैसा आपने चित्र 10.14 में देख रहे हैं। ये कुछ उदाहरण है। क्या आपने क्रियाकलाप 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का परीक्षण किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया ध्रुवन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। क्या ऐसा नहीं है? या हाँ, बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। जब हम अपने पैर से उस पहिए को घुमाते हैं, चलाते हैं, तभी तो वो सुई ऊपर नीचे होती है, अन्यथा वो सुई रुक जाती है। यहाँ सुई अवगत गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति को ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है? यह गेंद क्या करती है? किसी फर्श पर लुढ़कती और ध्रुवन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इसी प्रकार गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ ध्रुवन गति भी करती है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिसमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखो, चित्र आपको 10.14 में क्या दिखाया था? कुछ उदाहरण थे, जैसे सुई, सितार, ढोलक और घंटी दिखाई दे रही है ना। अवगत गति के ये कुछ उदाहरण है जो चित्र आपको 10.14 में दिखाए गए हैं। अब देखो आगे, इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाई पर उड़ना, पृथ्वी
के प्रति चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। अब प्रमुख शब्द क्या है? वर्तुल गति, दूरी मापन गति, अवतरित गति, सरल रेखीय गति, एसआई मात्रक, मापन के मात्रक। ठीक है, सारांश क्या है इस पाठ का? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी तथा इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अगला देखो, अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। इससे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। आगे एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। अगला है सरल रेखा के अनुदिशा गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला है वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। अगला देखिए, ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे अवतरित गति कहते हैं। अब देखो अभ्यास क्या है हमारा। प्रश्न 1 क्या है हमारा? वायु, जल तथा थल उपयोग किए जाने वाले परिवहन साधनों के प्रत्येक 2 उदाहरण दीजिए। वायु का क्या दे सकते हैं आप? एरोप्लेन दे सकते हैं, है ना, और जल का नाव दे सकते हैं, हाँ। और एक एक आप बताइएगा। थल का क्या? थल के तो अनेक है, बस, ट्रक। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। आगे ख में देखिए 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। कितने हो जाएंगे? 5000। अब ग देखो, झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। झूले पर क्या होती है? अवतरित गति होती है। ठीक है, घ क्या? किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है, वो भी अवतरित होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है, वो भी अवतरित होती है, क्योंकि हम चलाएंगे तभी वो चल पाएगी ना, है ना। अब देखो प्रश्न 3, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्र के रूप में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहाँ सबका अलग अलग मापन आता है, इसीलिए हमें अनेक उलझनों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम पग और कदम को नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि सभी की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। अब देखो प्रश्न 4, निम्नलिखित को लंबाई में बढ़ते परिमाणों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आप बढ़ते पैमाने में करना है। सबसे पहले क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, सबसे पहले 1 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, बढ़ते क्रम में। अब देखो प्रश्न 5, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त करना। आपको कैसे करेंगे? 1 मीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कैसे करेंगे? 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी? 165। ठीक है, 165। 1 मिलीमीटर में कैसे हो जाएगी? आप बताओ, सोच के लिखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। इसको कैसे करोगे? किलोमीटर में कितने किलोमीटर है? 3.25, ठीक है, किलोमीटर आ जाएगा इसके अंदर। अब अगला देखो, किसी 7वां जो है, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक
3 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी? ये सोचो और बताओ और करो, इसको लिखो। आगे देखो प्रश्न 8, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियां समानता तथा असामान्यताएं लिखिए। क्या होगी? इनकी भी सामान्यता क्या होगी और असामान्यता क्या होगी, सोचना और आपको इसको बताना है कि कैसे कैसे इनमें सामान्य गतियां होंगी और असामान्यताएं आपको बतानी है। अगला देखो, आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वो हिल जाएगा, फिर आपका मापन सही नहीं आएगा। इसीलिए हमें सही मापन के लिए अच्छा आपका जो फीता है वो अच्छा होना ज़रूरी है। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो आपकी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखे। क्या समस्या आएंगी? आपका माप सही नहीं आएगा या आपका उसके पास ज़्यादा सामान चला जाएगा, है ना। इस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो 10वां क्या है, अवतित गति के 2 उदाहरण बताने। आपको 2 उदाहरण बताने। क्या हो सकते हैं 2 उदाहरण? हमने देखा एक तो झूला हो सकता है इसका एक उदाहरण, दूसरा पंखा भी हो सकता है। अब आगे पढ़िए, प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप। एक क्या है, अपनी कक्षा के कमरे का मानचित्र खींचिए, उसको फर्श पर गेंद लुढ़काइए। अपने मानचित्र ने जहाँ से गेंद ने लुढ़कना आरंभ किया था और जहाँ वह रुकी थी वे बिंदु दर्शाइए। जिस पथ को अनुचित उसने गति की उसे भी दर्शाइए। क्या गेंद किसी सरल रेखा के अनुदिशा चली थी? नहीं चलेगी, इधर उधर जाएगी। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, एक आपको कमरा लेना है, उसमें गेंद रखनी है, उसको लुढ़काना है और जहाँ जहाँ वो रुकी है वहाँ पे चिन्ह लगाने हैं। वो देखना है आपको वो एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है? नहीं, वो सरल रेखा नहीं होगी। ऐसा आपने जैसे ऊपर चींटियों के उदाहरण के साथ भी करके देखा था। अगला देखो, डोरी तथा स्केल का उपयोग करके प्रत्येक विद्यार्थी से उसके पैर की लंबाई का मापन कराइए। समस्त कक्षा में विद्यार्थियों के पैरों की लंबाई का माप प्राप्त करके स्तंभ ग्राफ खींचिए। आपने क्या करना है, उसका एक ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ आएगा? सबका अलग अलग पैर की लंबाई चौड़ाई होती है तो ग्राफ ऊपर नीचे होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, थैंक यू।